जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन लेकर के आए हैं जो कि है डायनामिक एपीआई इंक्रिप्शन। तो ये वाला एक्सटेंशन का यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट की जो भी एपीआई कम्युनिकेशन है उसको आप बहुत ही सिक्योर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन का जो भी बैकएंड सर्वर है, माइस्क्यूएल डेटाबेस हो या जो भी आप बैकएंड सर्वर में आपकी एप्लीकेशन में जो भी कम्युनिकेशन होता है उस बीच में कुछ एपीआई का यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर आपकी सर्वर में कोई भी डाटा भेज रहे हैं तो उसके साथ में कोई एक ऑथेंटिकेशन की होता है जिसके बिना पे आपकी जो भी सर्वर है उसमें रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आजकल बहुत सारी जो भी नेटवर्क कैप्चर करने का जो भी सिस्टम है उसके ज़रिए हमारा एपीआई की हम जितना भी इंकोड करके एप्लीकेशन में स्टोर क्यों ना करें फिर भी हमारा एपीआई की एक्सपोज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो वो कुछ लोग हैकर उस तरह का वो कर पाते हैं इस तरीके से। तो कुछ लोगों का कहना है कि हम एपीआई की को कुछ हद तक सिक्योर नहीं कर सकते अपनी एप्लीकेशन में। जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो उसकी नेटवर्क से जो भी रिक्वेस्ट के साथ कम्युनिकेशन होता है और उसके दौरान वो सारी डाटा जो हम भेज रहे हैं उसको कैप्चर किया ले जाता है। तो वो ऑथेंटिकेशन को हम किस तरीके से करें ताकि हमारे मेन एप्लीकेशन से जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल ऐप से ही रिक्वेस्ट गया है और सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करें और फिर उसके बाद वो जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसीड करें। तो उसके लिए अगर हम डायरेक्टली स्टैटिक एपीआई की जो हम पहले यूज़ कर रहे थे वो अगर हम डायरेक्टली अपने सर्वर और एप्लीकेशन में डालें, जो हमारा एप्लीकेशन से जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है उसके साथ वो एपीआई की भी जा रहा है, फिर नेटवर्क के ज़रिए ही वो जाता है, फिर उस दौरान उसको कैप्चर कर लिया जाता है और हमारा एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करके भी वहाँ से भी एपीआई की को पता किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे तरीके हैं। तो पहले मैंने एपीआई की प्रोटेक्शन वाला एक्सटेंशन बनाया था जिसमें जो भी है एपीआई को हम एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ ना करके जो कि पूरा इनकोड वाला सिस्टम हमने बनाया था। फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि हमने एप्लीकेशन में तो उसको सिक्योर बना दिया लेकिन जब हम सर्वर में उसको सेंड करते हैं और फिर एप्लीकेशन में उसको पहले इनकोड कर लिया एप्लीकेशन में, फिर एप्लीकेशन में डिकोड करने के बाद सर्वर में भेजते हैं, फिर उस दौरान उसको कैप्चर कर लिया जाता है कहीं ना कहीं। तो उस प्रॉब्लम को बचने के लिए हमने ये डायनामिक एपीआई सिस्टम को डेवलप किया है जिसमें क्या हो कि हर एक मिलीसेकंड जो भी सिस्टम सर्वर का एक टाइम मिलीसेकंड है उसके साथ ये सिंक होके काम करेगा। मतलब जैसे ही यूज़र यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा फिर वहाँ से एक एपीआई की जनरेट होकर सेंड होगा, वो एक इनकोड फॉर्म में सर्वर से जो कि क्लाइंट की डिवाइस में आएगा। फिर यहाँ से भी एक इनकोडिंग का प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद वो डाटा सर्वर में जाएगा और उस डाटा को डिकोड करके चेक करेगा कि डाटा कितने टाइम बाद सेंड किया गया है सेम डाटा, और फिर उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो वो कुछ इस तरह का सिस्टम हमने इस जो भी एक्सटेंशन और इसका जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर सेटअप किया है। और उसका लाइब्रेरी जो भी आपका बैकएंड सर्वर है उसके साथ आप सेटअप कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। और जैसे मेरा पहले का माइस्क्यूएल प्रो एक्सटेंशन का जो भी पीएचपी सर्वर है उसके साथ इस लाइब्रेरी को सेटअप करके डायनामिक एपीआई सिस्टम के ज़रिए हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन में कोई भी एपीआई की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो डायनामिक एपीआई इंक्रिप्शन है उसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो जिसमें आपने अपना जो भी एप्लीकेशन और सर्वर के बीच कम्युनिकेट कराने के लिए, और जिसमें आपको कहीं भी और दूसरा एपीआई की एप्लीकेशन में यूज़ ना करना पड़े। तो अगर हम अपने सर्वर में उस तरीके से सेटअप करते हैं फिर उसका आप और कई तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई दूसरे वेबसाइट का एपीआई को अगर कॉल कर रहे हैं तब तो आपको एप्लीकेशन को वो जो हमने हमारे सर्वर में इनक्रिप्टेड डाटा भेज रहे हैं वो इनक्रिप्टेड डाटा तो बाकी दूसरे वेबसाइट की जो अभी एपीआई है उसको सेंड करने के लिए वही डाटा को हम सेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें बैकएंड सर्वर में ही वो सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि जो भी रिक्वेस्ट है वो हमारे सर्वर में जाए। फिर उसके बाद जो भी पीएचपी बैकएंड सर्वर में हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे वो रिक्वेस्ट उस सर्वर को चला जाए। जो भी आप थर्ड पार्टी जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो ना, थर्ड पार्टी जो भी वेबसाइट का सर्विसेज एपीआई आप यूज़ कर रहे हो जो भी है, जैसे कि फास्ट टू एसएमएस हो गया, तो फास्ट टू एसएमएस का एपीआई अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में यूज़ करोगे और वेब कंपोनेंट से अगर फास्ट टू एसएमएस की वेबसाइट को डायरेक्टली वो एपीआई की एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आप दे रहे हो तब क्या है कि वो फास्ट टू एसएमएस का एपीआई की आपको एप्लीकेशन से वो डिकोड भी हो सकता है और नेटवर्क के ज़रिए पता भी किया जा सकता है। तो ऐसा अगर हम करें फास्ट टू एसएमएस का जो भी रिक्वेस्ट का सिस्टम है
और एपीआई की सेटअप करने का सिस्टम है, वो सारा सिस्टम आप पीएचपी में बना लें, अपने सर्वर में बैकएंड में बना लें, और बीच में हम ये अपने वेबसाइट में वो रिक्वेस्ट भेजें डायनामिक ऑथेंटिकेशन का, डायनामिक एपीआई ऑथेंटिकेशन का। फिर हमारे एप्लीकेशन में कोई भी एपीआई की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे आपको ये जानने की भी ज़रूरत नहीं होगा कि हमारा एपीआई की एप्लीकेशन में भी लगा हुआ है और उसको कोई ना कोई जो भी है डिकम्पाइल करके पता कर लेगा या नेटवर्क के ज़रिए पता कर लेगा। तो ऐसा नहीं है, जो कि फुल्ली सिक्योर बनाने के लिए आपका बैकएंड सर्वर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी ये पूरा तरीके से सिक्योर बन पाता है। और आपका जो भी वेबसाइट है वो HTTPS तो मस्ट भी होना ही चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी को लेके। तो जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है, फिर कुछ सही लोग के साथ कुछ गलत लोग भी आपकी एप्लीकेशन को जो कि नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उस वजह से आपको उन सभी चीज़ों से अपनी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी जो भी है सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन में लगाना पड़ता है। तो एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि अभी हम कोडिलर ऐप इन्वेंटर पे ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बनाना पसंद करते हैं। उन सभी एप्लीकेशन के अंदर जो भी है, जैसे हम एपीके बिल्ड करते हैं तो उसमें प्रोगार्ड इतना सही से नहीं बन पाता, इसलिए उसको डिकोड जो भी हम स्क्रीन बना रहे हैं, उस स्क्रीन में ब्लॉक लगा रहे हैं, और उन सभी को सही तरीके से जो है प्रोगार्ड के ज़रिए कंपाइल करते वक्त वो उसको कुछ भी समझ ना पाए, उस तरीके से कंपाइल नहीं होता है। अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं उसमें प्रोगार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, और जो भी हम यहाँ पे कोड में जितना भी सिंपल तरीके से कोड को लिखें और जैसे ही हम इसको एपीके प्रोगार्ड के साथ बिल्ड करें, फिर वो बहुत ही बड़ा जो कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है। काफ़ी सारे जो भी कोड का है वो मल्टीपल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको रीड कर पाना या जो भी हमने लॉजिक लगाया है उसको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो रिसेंटली हमने इस एक्सटेंशन से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो डाला था, और हमारी वेबसाइट के अंदर और हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये वाला एक्सटेंशन हमने रिलीज़ कर दिया है ऑलरेडी। और हमारी वेबसाइट के अंदर जाके आप इसका एक डेमो एप्लीके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस डेमो ऐप के अंदर हमने जो भी है एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है डायनामिक एपीआई एन्क्रिप्शन करके, और इसके अंदर हमारा जो भी है ये वाला एक्सटेंशन इंपोर्ट किया हुआ है, और ये एक्सटेंशन हमारे सर्वर को कॉल कर रहा है। तो हमारे सर्वर के अंदर सिंपल ये जो भी है एक PHP कोड बनाया हुआ है, जिसको मैं यहाँ पे ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें किस तरह का सिस्टम हमने यहाँ पे यूज़ किया है, नॉर्मल एपीआई का सिस्टम कैसा है और ये वाला सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे मैंने एक एपीआई करके जो फोल्डर है, तो इस फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा के कुछ कोड बनाया है, जिसमें हमने AI का भी यूज़ किया है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाया है। तो ये token.php को इसमें यही चीज़ें है जो ऑथेंटिकेट करता है। सबसे पहले तो हमने ये वेरिएबल के अंदर सेक टोकन फंक्शन ये इसको कॉल कर लिया, जो कि इस token.php के अंदर ये फंक्शन है। तो वहाँ से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे हमने सेक किया है टोकन इज इक्वल टू नल। अगर टोकन नल है तो यहाँ पे इनवैलिड रिक्वेस्ट यहाँ से ही हो जाएगा और इससे एग्जिट हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि पोस्ट रिक्वेस्ट है कि नहीं, और टोकन में से अगर स्टेटस यहाँ पे जो भी है वो अगर यहाँ पे मिल रहा है तो स्टेटस अगर ट्रू है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। अगर स्टेटस ट्रू है तो आप बाकी जो भी आपका PHP बैकएंड के अंदर जो भी आप लॉजिक लगाना चाहते हो, जो भी आप आगे की प्रोसीड कराना चाहते हो, इसमें आप इसके अंदर कर सकते हो। पहले क्या था कि हम जो भी है config.php के अंदर कुछ एपीआई की हम लगा देते थे, और वही वाला एपीआई की हम जो भी एप्लीकेशन में भी यूज़ करते थे सेम स्टैटिक। तो स्टैटिक वाला सिस्टम में क्या है कि वो बार बार चेंज नहीं होता और वही चीज़ रहता है। तो अगर एप्लीकेशन से वो चीज़ें डिटेक्ट कर लिया तो आपकी जो भी है सर्वर को वो कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता है और कहीं से भी भेजा जा सकता है, ऐप के बाहर से भी। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप नहीं कर पाएगा कोई भी। तो जैसे कि हमने ये सारा एक सिंपल कोड के अंदर यहाँ पे मैंने जो कि दिखाया हुआ है, और वही चीज़ें। तो ये लाइब्रेरी जो है सिंपल जिस भी आपको PHP बैकएंड के अंदर आपको यूज़ करना है, ये जो एपीआई का फोल्डर है वो इस फोल्डर में होना चाहिए। डायनामिक एपीआई विथ MySQL। तो MySQL जो हमारा एक्सटेंशन है उसके अंदर पहले हमने config.php के अंदर, तो यहाँ पे config.php के अंदर पहले हमने यहाँ पे जो भी सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डाटाबेस नेम जो भी है ये सारा चीज़ हम पहले देते थे, और इसके साथ हम एपीआई की करके भी एक बनाते थे, और फिर उसमें हम एक स्टैटिक एपीआई लगा देते थे, और वही config.php वाला एपीआई हम यहाँ पे सेक करते थे सर्वर.php के अंदर।
कि वो सेम है कि नहीं और उसी डाटा आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे अभी हमने ये सिस्टम हटा दिया, तो ये माइस्क्वेल जो भी प्रो एक्सटेंशन का जितने भी लॉजिक वाला कोड है वो तभी काम करेगा जब ये एपीआई जो भी टोकन का स्टेटस है वो ट्रू होगा, तो ये स्टेटस यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो अगर टोकन इज इक्वल टू नल है तो ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, तो अगर टोकन स्टेटस ट्रू है तभी होगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो अगर हम बैक जाए इसके इस फोल्डर के अंदर भी हमने ये एपीआई वाला यूज़ किया है। तो मेरा जो इस लाइब्रेरी को यूज़ करने का जो भी है सिस्टम है, आप जिस भी आपका अगर एग्जिस्टिंग पीएचपी सर्वर है उसके अंदर अगर आप जो भी स्टैटिक एपीआई का सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उसमें बस ये जो फोल्डर है एपीआई वाला, ये फोल्डर का जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर जो भी है आपका सर्वर .php जिस पे हमने अपने पहले स्टैटिक एपीआई लगाया था उसमें बस ये लाइन को ऐड कर देना है, एपीआई प्लस token.php इंक्लूड 1, ये लाइन को ऐड करना है। फिर ये जो है वेरिएबल क्रिएट कर लेना है सेक टोकन करके, फिर वो टोकन अगर नल है तो ये रिटर्न कर जाएगा, अगर टोकन में ये चेक करेगा जो भी स्टेटस है वो है कि नहीं, अगर है, अगर स्टेटस ट्रू है तभी ये करेगा। अगर स्टेटस फॉल्स है तो यहाँ पे मैंने लास्ट में एक लॉजिक लगाया हुआ है जो कि है किस वजह से ये स्टेटस फॉल हुआ, इसका मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी है इसका डेमो ऐप को ओपन करके देख, तो डेमो ऐप को जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे इंकोड एपीआई करके जनरेट हुआ और डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया। तो अगर हम दोबारा रिक्वेस्ट को कर देंगे तो वो टोकन एक्सपायर्ड यहाँ पे दिखाएगा। तो जनरेट इंकोड एपीआई हम यहाँ पे कर दिया, तो फिर वापस हम यहाँ पे जो कि है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आ गया। तो आपको बस यहाँ पे बेस यूआरएल देना है जो भी आपका सर्वर नेम है। तो यहाँ पे ये आपका यूआरएल के बाद जो भी पार्ट है इस फोल्डर का पार्ट यहाँ पे देना है, बेस यूआरएल के .php वगैरह नहीं देना है। फिर उसके बाद जनरेट इंकोड एपीआई वाला जो ब्लॉक है वो आप स्क्रीन इनिशियलाइज पे लगा सकते हो और इसमें एक आईडी लगा सकते हो और इसमें आपको ये बेस यूआरएल को दे देना है। तो वो देने के बाद जैसे ही बटन जनरेट पे यहाँ पे इनिशियलाइज पे ही भी आप इसको कॉल कर सकते हो या बटन क्लिक पे भी कॉल कर सकते हो। और जैसे कॉल होगा फिर उसके बाद आईडी के हिसाब से आप अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग आईडी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं किस बटन पे क्लिक करने पर क्या होना चाहिए उस हिसाब से आईडी सेट करके फिर जैसे ही इनपुट एपीआई की यहाँ पे जनरेट होगा फिर उस टाइम आप वो वाला जो आईडी के हिसाब से जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसीड कर सकते हो। तो इसमें हमने सिर्फ आपका यही ब्लॉक आपको लिए यूज़फुल है जो कि जनरेट इंकोड एपीआई और ऑन जनरेट इंकोड एपीआई। तो ये वाला ब्लॉक से टेस्ट सर्वर में रिक्वेस्ट जाता है, तो उसमें टेस्टिंग कर सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। बाकी आपका जो भी माइस्क्यूएल वगैरह है, जो भी आपका कस्टम पीएचपी, अगर आप वेब कंपोनेंट से भी रिक्वेस्ट वगैरह करते हो ना तब भी ये काम करेगा। बस आपको ये सिस्टम यूज़ करना है, एपीआई की ये सिस्टम से यूज़ करना है। बाकी आप वेब कंपोनेंट से अपना कस्टम पीएचपी में जो भी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो बस उसके साथ इसमें से जो इंकोड एपीआई जा रहा है वो आपकी सर्वर तक पहुंचना चाहिए, तब ये काम करेगा सही तरीके से। तो ये बेसिक एग्जांपल है रिक्वेस्ट सर्वर के लिए। बाकी हमने इसको माइस्क्यूएल के अंदर भी सेटअप करके देखा था, माइस्क्यूएल डायनामिक एपीआई। तो माइस्क्यूएल प्रो के अंदर हमने इसको किस तरीके से लगाया है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले का सिस्टम तो आपको पता ही होगा जिसमें हमने एपीआई की डालते थे और सर्वर यूआरएल जो कि स्टैटिक था, और यहाँ पे हमने इसके साथ हमने जो भी है एपीआई इंक्रिप्शन वाला बनाया था जिसमें हमने काफ़ी सारा, इसमें भी हमने जो भी काफ़ी सारा लॉजिक लगा के वो वाला सिस्टम बनाया था। लेकिन उस सिस्टम से ये कई गुना बेहतर है, तो आपको पूरे तरीके से सिक्योरिटी मिलेगा आपकी जो भी सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे हमने माइस्क्यूएल डेटाबेस और डायनामिक एपीआई इंक्रिप्शन ये दोनों को इसमें इंपोर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो माइस्क्यूएल का पहला वर्जन था, अगर आपने माइस्क्यूएल डेटाबेस प्रो का पहले की वर्जन यूज़ कर रहे थे उसमें सर्वर यूआरएल और एपीआई की सिर्फ इनिशियलाइज में सेट करने का ऑप्शन था। तो रिसेंटली हमने ये माइस्क्यूएल डेटाबेस प्रो का और एक जो भी अपडेट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जिसमें हमने सिर्फ ये चीज़ें अपडेट किया कि हम सर्वर यूआरएल को हमने तो पहले ही
जो कि इनिशियलाइज में दे सकते हैं। बाकी एपीआई क्यू को हम जब चाहें हर बार उसको सेंस करने के लिए, डायनामिक करने के लिए, वो सिस्टम के लिए एपीआई क्यू को डायनामिक वाला जो भी कोड में जो भी चेंजेस करना था तो वो हमने चेंजेस करके तो MySQL डेटाबेस प्रो को अपडेट कर दिया है। तो अभी बस यहाँ पे हमने एक ये प्रोसीजर बना लिया है। तो ये प्रोसीजर के अंदर डायनामिक एपीआई, यहाँ पे आईडी और बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल ये, जैसे कि मैं अगर cPanel में जाऊँ तो डायनामिक एपीआई विथ MySQL, तो यहाँ पे आपको उसी फोल्डर में जहाँ पे एपीआई है उसी फोल्डर में server.php होना चाहिए, जो भी है MySQL का कोड है। तो यहाँ पे इसको बेस यूआरएल देना है, बेस यूआरएल जो कि है MySQL सर्वर। और फिर उसके बाद इसके इनिशियलाइज में बेस यूआरएल जो भी MySQL प्रो का जो भी सर्वर है उसको इस तरीके से देना है आपको, बेस यूआरएल प्लस server.php। तो यहाँ पे चला जाएगा, सर्वर इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायनामिक एपीआई कॉल होगा, रिक्वेस्ट आएगा डायनामिक एपीआई का। और जैसे ही डायनामिक एपीआई यहाँ पे जनरेट होगा तो ऑन जनरेट, तो डायनामिक एपीआई यहाँ पे जनरेट हो चुका है। फिर अगर ID 1 म्यूजिक इक्वल टू यहाँ पे क्रिएट टेबल के लिए था वो ID, तो इस हिसाब से वो ID क्रिएट हो जाएगा और MySQL डेटाबेस के अंदर ये वाला एपीआई की यहाँ पे जो कि सेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हर बार जैसे अलग अलग बटन पे क्लिक करके अलग अलग रिक्वेस्ट जैसे जैसे यूज़र करेंगे तो हर एक रिक्वेस्ट के साथ नया एपीआई की यहाँ पे जनरेट होगा और जैसे ही एपीआई की यहाँ पे मिलेगा तभी ये प्रोसीड करेगा। फिर यहाँ पे जो भी सर्वर में जाएगा और सर्वर में वो एपीआई की को वैलिड करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एप्लीकेशन में इसको वो सिस्टम को लगा सकते हो। बाकी ये जो भी है सिस्टम है, अब अगर ये हो गया MySQL का, तो ये MySQL भी आपके अपनी वेबसाइट में है और ये जो भी लाइब्रेरी है अपनी वेबसाइट में ही लगा सकते हो। तो अगर आपको डाउट है कि आपकी जो भी अलग वेबसाइट की, थर्ड पार्टी वेबसाइट की एपीआई को अगर सिक्योर करना है, जैसे कि OneSignal हो गया, फायरबेस हो गया, अगर आप फायरबेस को भी इससे आप सिक्योर कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, जिससे आपका ये नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पे जो फायरबेस कंपोनेंट है उसके अंदर आपको क्या देना पड़ता है, फायरबेस यूआरएल देना पड़ता है, बकेट नेम देना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको कस्टम PHP बनाना पड़ेगा। तो आपका जो भी फायरबेस का बकेट नेम और जो भी है फायरबेस का यूआरएल है वो सभी PHP में सेव होगा, फिर कम्युनिकेट करेगा वेब कंपोनेंट से हो, या हम एक भोली एक्सटेंशन भी बनाया है भोली रिक्वेस्ट करने के लिए। तो वेब कंपोनेंट से ये भोली या रेक्टोफिट इसके ज़रिए अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे वो सही तरीके से रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो आपकी एप्लीकेशन से आपका जो भी वेबसाइट है उसमें जाएगा रिक्वेस्ट, फिर आपकी वेबसाइट से रिक्वेस्ट जाएगा जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का एपीआई है उसमें जाएगा। तो हर एक चीज़ के लिए, जैसे आप अगर OneSignal की नोटिफिकेशन को भी अगर आप एप्लीकेशन से भेजना चाहते हो उसके लिए भी आप PHP बैकएंड सर्वर बना लेना, सबसे सिक्योर है। तो ये वाला एक्सटेंशन आपको हमारे डीपोस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसका डेमो एपी के इंस्टॉल करके टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको ये लगा कि ये आपका की प्रोजेक्ट के लिए सही है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये कितना हद तक सिक्योर है। तो जैसे कि हमने सर्वर लेवल पे तो कोई भी इसको डिकोड नहीं कर सकता कि क्या लॉजिक है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन और सर्वर के बीच जो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है तो एक्सटेंशन में हम बेस्ट पॉसिबल प्रोगर लगाया है। तो उसमें हमने ऐसा प्रोगर लगाया है ताकि वो कोई दिक्कत ना कर पाए आसानी से। तो इसको तो हम नहीं कह सकते कि कितना सिक्योर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा ही सिक्योर जो कि बन गया है। तो मेरा सजेशन यही है, आप फायरबेस हो, एयरटेबल हो, कोई भी डेटाबेस हो, थर्ड पार्टी अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो उसका जो भी एपीआई कॉल है वो सारा चीज़ें आप PHP बैकएंड में ही करना सबसे सिक्योर होता है। तो अब यहाँ पे एयरटेबल हो, फायरबेस हो, कोई भी अगर आप सर्विस यूज़ कर रहे हो जिससे आपका एपीआई रिक्वेस्ट जा रहा है और वो एपीआई अगर किसी को पता भी चल गया तो आपका बिल भी बढ़ सकता है। जैसे कि हर एपीआई रिक्वेस्ट का चार्जेस होता है, तो हर एक वेबसाइट का अलग अलग रेट होता है। तो उस हिसाब से आपका अगर एपीआई कॉल ज़्यादा हो गया तो उससे भी आपका
जो भी है बिल भर जाएगा। तो इससे आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सिक्योर मिल जाएगा कि आपका जो भी एपीआई की है वो पीएचपी बैकएंड में सुरक्षित है, कोई भी उसको नहीं देख सकता। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर आपने जितना भी कंपाइल करके उसको रख दिया, जैसे ही सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा, सर्वर में जैसे ही डाटा को सेंड करेगा, उस दौरान इस डाटा को कैप्चर किया जा सकता है। ये 100% पॉसिबल है। तो मैंने तो इसको करके नहीं देखा कैसे होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये कर सकता है लोग, ऐसे वैसे हैकर वगैरह वो उसको कर सकते हैं। तो उस वजह से हम इसको सिक्योर करने के लिए ये जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें से जो इनकोड डाटा है जो भी सेंड हो रहा है उसको कोई नहीं पढ़ सकता, शायद पढ़ सकता है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकता, या उस इनकोड डाटा को एपीआई को यूज़ करके दोबारा हम सर्वर को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके टाइम ड्यूरेशन ही अलग जो कि बहुत है। जैसे ही हमने रिक्वेस्ट किया, किस डाटा के साथ हमने रिक्वेस्ट किया वो तो देख सकता है, लेकिन वो डाटा से हम दोबारा रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। तो दैट्स इट। ये वाला एक्सटेंशन के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप इस हिसाब से उसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कोई भी अगर क्वेरी हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बाकी ये वाला एक्सटेंशन का लिंक जो भी है वेबसाइट पोस्ट कर लेंगे आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो मिलते हैं हमारी किसी नए वीडियो के अंदर।